सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल जो सूरत हाल कौमी असम्बली के बाहर हुई उस पर दोनों फरीक अपने अपने स्टांस पर कायम हैं। हुकूमत कह रही है कि यहां जब हमारा शो था आज और हमारे कारकुन यहां पहुंच रहे थे तो ऑपोजिशन बिलखुसूस नून लीग की इन 4 या 5 शख्सियात को यहां पहुंचकर फितना खड़ा करने की जरूरत क्या थी। और नून लीग का मौकिफ यह है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस का इलाका है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, हमारा भी उतना ही हिस्सा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो अगर हम यहां खड़े हो ही गए थे तो उनके अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए था हमारी बात सुनने का। और हम तो मीडिया से मुखातिब थे, हम तो कारकुनों से मुखातिब भी नहीं थे। अब ये सूरत हाल कहां लेकर जाएगी, इसमें शिद्दत किस हद तक आएगी। आगे 26 मार्च लॉन्ग मार्च का जो वक्त है वो भी करीब आने को है, तकरीबन 19 दिन बाकी है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। जनरल एजाज हुसैन अवान साहब सियासी तज्ज़िया निगार हैं। मोहसिन बेग साहब अगेन वेरी रीनोन नेम इन जर्नलिज्म, मोहसिन बेग साहब हैं। और औरिया मकबूल जान साहब भी हमारे साथ होंगे। तो डॉक्टर मुईद साहब मैं आपसे आगाज करता हूं। सर, ये दोनों फरीक अपने अपने स्टांस पे कायम है कि नहीं, ये हमारा राइट था यहाँ खड़े होने का और हमारा राइट था यहाँ पे अपनी बात की प्रोटेस्ट करने का। अमीर बात साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल के साथ आपने मुझे इस पैनल में पार्टिसिपेट होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जहां तक इस्लामाबाद में ये जो वाकया हुआ है, बदमजगी है, मारपीट है, पीएमएल की लीडरशिप जो है उनके साथ स्कफल हुई है, पीटीआई के अननोन वर्कर्स की। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये बहुत ही बदकिस्मती का वाकया है, बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है। ये बहुत बदकिस्मती है कि इतना एक वाकया इस किस्म का हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक ये वाकया हुआ है, ये कोई प्लान किस्म का वाकया तो है नहीं है। ये तो एक ऐसा वाकया है जहाँ पर एक चीज डेवलप कर गई है। ये किसी पार्टी ने, ना पीएमएल ने इसको प्लान किया हुआ था। वो जाहिर है उसे कहते हैं कि हम यहाँ पे आए और हम तो एक बेसिकली नेशनल मीडिया के जरिए, हुकूमत के जरिए एक अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के खिलाफ। पीटीआई के वर्कर्स वहां पे मौजूद थे, वहां उनके दरमियान में एक स्कफल हुई है। अब अगर हम इसको स्कैंडिनेवियन एक देखें, यूरोप के हिसाब से, तो बिल्कुल बड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए थी। लेकिन जिस मुल्क में नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी मारपीट होती है, असेंबली असेंबली में रोजी होती है, नेशनल असेंबली में भी खासी टक्कर हो जाती है, वहां हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये इस किस्म का वाकया टोटली नहीं होना चाहिए था, अवॉइड होना चाहिए था। खासा मुश्किल है, बदकिस्मत वाकया है, नहीं होना चाहिए था, नाखुशगवार वाकया है। एक रिमाइंडर है तमाम पार्टी लीडरशिप को, शायद उसी मुकाम पे पीएमएलएन को, जबकि इतना चार्ज क्राउड मौजूद था नेशनल असेंबली की तरफ, तो मैंने देखा वहां तो हजारों लोग डी चौक से आगे मार्च पास करते हुए आ रहे थे अपनी सपोर्ट शो करने के लिए। तो इस किस्म के चार्ज एटमॉस्फेयर में शायद पीएमएलएन की लीडरशिप जो है उसको वहां पे तकरीरें करनी भी नहीं चाहिए थी। और फिर ये है कि जिस तरह से टॉप लीडरशिप आप देखें, यानी खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो दौड़ते जा रहे हैं। हम कई किस्म की वीडियोस देखने में आई है, उन वीडियोस को देखिए ये भी नहीं पता चल रहा कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। इसकी वीडियोस तो बहुत सी मैंने देखी हैं, लेकिन इसका अच्छा डॉक्टर साहब वो जो क्या है, डॉक्टर साहब वो जो आप फरमा रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए और उनके साथ मुसद्दिक मलिक भी थे, वो एक किसी शख्स को धक्का दिया, फिर वो उन्होंने कुल लाते घौंसे भी चले, तो वो तो चूंकि एक एनवायरमेंट ऐसा हीटेड एनवायरमेंट हो गया था, आमने सामने दोनों हेड ऑन हेड हो गए, तो फिर तो यही होना था जो हमने देखा। जी बिल्कुल, आप अभी सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट है वो क्लियर नहीं है। दोनों साइड में बहुत सी वीडियोस पोस्ट की हैं ट्विटर के ऊपर, वो सब वीडियो मैंने देखी है। वहां से ये क्लैरिटी आपको हतमी तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से तो नहीं मिलती कि एग्जैक्ट पॉइंट इसका स्टार्ट क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस वहां रखी। तो ये एक बदकिस्मत और नाखुशगवार वाकया है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर यानी कि इसकी बेसिस पे कोई लॉन्ग मार्च बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, ऐसे ये कोई बहुत दिन इस पर बहस होगी, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि इसकी बहस बहुत हो चुकी है। कल शायद आपको नए इश्यूज मिल जाएंगे, मंडे के दिन में ये चीज खत्म हो जाएगी। वो तो आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह ऐसा न्यूज हेवन बन चुका हुआ है कि रोज कोई ना कोई नई ये ऐसी शरारत कर देते हैं पॉलिटिशियन की, एक नई डिस्कशन जनरेट हो जाती है। जनरल साहब, ये भी इल्जाम लगा कि जी गालियां बहुत दी गई हैं
और खैर शेख रोहेल असगर साहब ने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की वो तो हम सुनवा ही नहीं सकते, वो तो बीप लगा के भी नहीं सुनवाने की काबिल है, इतनी फौज जबान उन्होंने इस्तेमाल की। और दोनों तरफ से ये हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज हमने कौमी असम्बली में भी देखी है। मैं चाहूंगा जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि एक इमर्जिंग यंग लीडर हैं, उन बकवात नहीं है जो उनसे ज्यादा एजेड पॉलिटिशियंस अब तक बिहेव करते रहे, लोग उनसे डिफरेंटली एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले क्या कहा था, दिखाएं। राइट जनरल साहब, जब हमारे लीडर्स यानी इमरान खान साहब, कल जब ये बाहर हो रहा था, इमरान खान साहब अंदर खड़े होकर जरदारी साहब को चोर, नवाज शरीफ को चोर कह रहे थे, बाहर दोनों के लोग आपस में गुथम गुथा और मारा मारी चल रही थी। ये बिलावल साहब की जबान, जब आप प्राइम मिनिस्टर को ये लफ्ज बोलेंगे कौमी असम्बली में खड़े होकर, तो आपके वर्कर तो खुद ब खुद प्रोवोक होंगे ना, वो तो जब जिसके सामने जो आएगा उसको मारेगा। अमीर अब्बास, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा शॉट पूरी कौम के सामने रखा। देखिए, बात यह है कि इखलाकियात या मोरालिटी और ज़बान तो इतनी जवाल पजीर है इस सियासी दौर में कि जो ख्वाजा आसिफ ने श्री रहमान साहब को फ्लोर पे कहा, जो ये एक दूसरे को कहते हैं, और जो ये अभी जो आपने बिलावल भुट्टो की बात सुनाई, एक तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको खुदारा लीडर न कहें, ये पेशावर सियासतदान हैं, ये धंधा करने आते हैं और सियासत इनका धंधा है, ये लीडर किसी के भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लीडरों की ये जबान नहीं होती। यहाँ पे जो बात जिसका हम कल वाले इमीडिएट वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, उस दिन अगर आप मरियम औरंगजेब की बात सुने, ये बदमाश वजीर आजम, ये दहशत गर्द वजीर आजम, जब एक औरत ये अल्फाज इस्तेमाल करेगी तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और 3 फेडरल मिनिस्टर्स की है कि जहां चार्ज क्राउड हो वहां अपने आप को इस तरह एक्सपोज न करें और ऐसी जबान इस्तेमाल न करें। ये तो हमारी रिवायत बनती जा रही है कि ईवान के अंदर भी गालियां, ईवान के बाहर भी गालियां, नाजायज का लफ्ज हमारी सियासत में एक फैशन बन गया है और कोई उसको किस राय में लेता है, कोई किस राय में लेता है। तो ओवरऑल जबान तो जवाल पजीर है, तर्ज तखातुब जवाल पजीर है, इसमें कोई राय नहीं है। इंतहाई घटिया और गिरी हुई लैंग्वेज है जो हमारे ये सो कॉल्ड इलेक्टेड सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। अब बात रही और फिर तशद्दुद की, इन लोगों को क्या ये भूल गई है मुस्लिम लीग? मैं कंडेम करता हूं जो कुछ मरियम औरंगजेब के साथ कल हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या ये जमात भूल गई है कि कल इन्होंने मॉडल टाउन में जब हामला औरतों पे गोलियां चला के उनके मुंह में गोलियां मारी, वो तो किसी को गाली नहीं दे रहे, वो तो अपने एक लीडर को प्रोटेक्ट करने या उसके हक में अपने कंपाउंड के अंदर एहतजाज कर रही थी। उस वक्त इनकी मोरालिटी मुस्लिम लीग नून की कहां थी? आपने ही कवर किया था प्रोग्राम फैसलाबाद में, जब बिजली के लिए वो औरतें निकली और किस तरीके से घरों में घुसकर जी बिल्कुल उनको बिजली की सप्लाई देने की बजाय जो लैंग्वेज और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था औरतों पर, ये इन्हीं की छोड़ी हुई रवायत है। बेनजीर भुट्टो को जिस तरीके से डंडे उस पर बरसाए गए थे, ये हमारे सियासी कल्चर और नुसरत भुट्टो का फटा हुआ सर भी याद है कि उनके सर की मांग से खून बह रहा था, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया था। तो हमारे मुल्क में ये औरतों पर तशद्दुद और ये इस तरह की जबान, खुदारा इसके लिए इसके ऊपर कोई लेजिस्लेट क्या करेंगे? अच्छा जनरल साहब की अपना जनरल साहब कथा कलामी की माजरत, जनरल साहब ऑपोजिशन का जो ये मौकिफ है, ऑपोजिशन बिलखुसूस नून लीग ये कह रही है कि भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, डी चौक, पार्लियामेंट के सामने काफी बड़ी ग्रीन बेल्ट है, अगर हम उसमें 4 फुट जगह पे खड़े होकर एक पोडियम लगा के मीडिया से कर रहे हैं, हमको लाउड स्पीकर पे ऐलान नहीं कर रहे कि इमरान खान फलाना फलाना, तो इतनी तो बर्दाश्त होनी चाहिए इन वर्कर्स के अंदर कि अगर हम एक साइड पे बात कर रहे हैं, ये अपना शो करते रहे जारी, हमें क्यों कुछ कह रहे थे? यार, एक प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका से तालीम याफ्ता है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, 3 उसके साथ फेडरल मिनिस्टर हैं, क्या यही दिन और यही वक्त का इंतखाब उनकी अकल शऊर क्या कहते हैं कि क्या इसी वक्त जब अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप लोगों ने बैकआउट कर दिया, घर में बैठे, शाम को अपना गुबार निकाल लें, उसी वक्त जब अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है और बाहर एक चार्ज क्राउड आया हुआ है,
और उनसे चंद गज के फासले पर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना। और जब ये देख रहे थे कि वो बैकवर्ड लेके आ गए हैं तो बाइज्जत तरीके से वहां से रवाना हो जाते। राइट। लेकिन मैं बात रहा हूं ना कि ये तमाशबीनी करते हैं खुद, और उस तमाशबीनी को फिर ये शाम को खींचते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक रवैया है दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में इन जो धंधा करने वाले सियासतदान हैं चाहिए कि पार्लियामान को गंदा न करें। अच्छा, ये अब पता नहीं ये धंधा जो है इसका कोई यही इन्होंने करना है। ये पता नहीं पार्लियामानी लफ्ज है या गैर पार्लियामानी लफ्ज है जनरल साहब, अब इसकी तारीफ क्या हो सकती है? आपका मतलब कारोबार है ना? धंधा देखो, कोई भी धंधा, गोरख धंधा कह लें, कारोबार को भी धंधा कहते हैं। ठीक है, मैं कोई नेगेटिव सेंस वाले धंधे की बात नहीं कह रहा। वो अच्छा विजात होगी ना फिर वो। मैं कह रहा हूं कि ये कारोबार है इनका, लफ्ज है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हो गया। मैं जरा मोहसिन बेग साहब के पास। मोहसिन साहब, सर ये जो दोनों तरफ से जो कुछ हुआ कल हमने देखा, उससे पहले हुकूमत चूंकि इलेक्शन हारी तो हुकूमत भी गुस्से में थी, हुकूमत भी शदीद फ्रस्ट्रेशन में थी कि हम अक्सरियत में थे, हमारा बंदा हार गया। फिर अब ये एपिसोड हो गया। अब आगे चेयरमैन सेनेट का मार्का है, उसमें भी जो हारेगा वो और ज्यादा जो है वो तैश में आएगा, और ये सारा कल्मिनेट होगा जाके 26 तारीख को लॉन्ग मार्च में। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकरान है, और जिस तरीके से लीडरशिप गुफ्तगू करती है और अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स और वोटर्स को एड्रेस करती है, यहाँ पे कल्चर ये बन गया कि दूसरे अपोनेंट को इतना क्रिटिसाइज करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, उसके ऊपर जो भी बहतान लगा सकते हैं आप लगाएं। तो नेचुरली वो वोटर और सपोर्टर जो है, हमारे यहाँ आपको पता है तालीम का भी बहुत मसला है, तो दोनों तरफ से जब ये वोटर्स और सपोर्टर्स को बजाय इसके कि आप अपना मंशूर बताइए, आप कोई बेहतर बात करें, आप नेशनल इश्यूज की बात करें, आप अपोनेंट की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, इतनी ज्यादा करते हैं, और जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल वो फिर नीचे ट्रिकल डाउन करती है, और वो नफरत पैदा कर रही है माशरे में, और एक दूसरे को अदम बर्दाश्त में इतना इजाफा हुआ है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जहां तक ये जैसे जनरल साहब ने कहा कि लीडरशिप पाकिस्तान में अगर लीडरशिप होती तो अमीर अब्बास आज हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। ये सब जितनी भी हैं वन टू ऑल अपॉर्चुनिस्ट हैं, किसी के बिहाफ पे सियासत भी करते हैं, सहारों से गवर्नमेंटें बनाते हैं। रियल मैनी में जो पॉलिटिशियन या पार्टी का हेड होता है वो ना तो फुल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ना अपने वोटर और सपोर्टर को मार पीट। आप देखें इलेक्शन होता है, आपके सामने है कितने लोग बेचारे क्रॉस फायरिंग में मर जाते हैं, तशद्दुद होता है, इलाकाई स्टेज पे इतनी ज्यादा मुखालफत होती है कि वो एक अभी हमने NA-75 डस्का में नहीं देख लिया सर, 2 लोग मर गए बेचारे। नहीं, आप देखिए छोटे छोटे हलकों में इतनी ज्यादा नफरत पैदा करती है क्योंकि ऊपर से ट्रिकल डाउन होती है। और आम अगर आप किसी जगह पे 2 लोगों को बैठा देख लें तो वो एक दूसरे के लीडरों के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के लीडरों ने वो गुफ्तगू की होती है, उसको रिपीट करते हैं, तो नेचुरली माहौल खराब होता है। मकसद ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लीडरशिप से महरूम रहा। कुछ लीडरशिप क्रिएट की गई कुछ इदारों ने। ये लीडर, पहली बात तो ये क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये बाय बर्थ होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। शायद आपको इंपोर्ट करने पड़ जाए, इधर तो लीडरशिप नहीं है, क्योंकि जिनको क्रिएट किया जाता है उसका रिजल्ट आपके सामने है, और पाकिस्तान का हाल भी आपके सामने। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को क्रिएट किया गया है? इमरान खान साहब यानी बाय बर्थ उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो वो इस किस्म की ना गवर्नेंस करते, ना इस किस्म की गुफ्तगू करते। और अगर उनकी भी लैंग्वेज सुन ली जाए, जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सब पे इल्जाम लगा दिया। एक सीट है, आपने अपने लोगों पे भी इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया, गुस्सा इतना ज्यादा है। जो आपने एतमाद का जो सो कॉल्ड वोट लिया, उसके बाद जो आपने स्पीच की वो भी नहीं बनती थी, जिसमें आपने कहा आपके बाप के पैसे आपके। अगर आप मेरे बाप को गाली दोगे तो भाई मैं भी तो गाली दूंगा ना उसके जवाब में, मैं आपको हाथ डालने आ जाऊंगा। सही है। तो ये जो चीजें हैं और जो सियासत जो असल में पॉलिटिक्स है अमीर अब्बास, उसमें गुस्सा नहीं होता,
उसमें सोच समझ के आपने, क्योंकि आप अपने आप को लीडर शो कर रहे हैं ना, तो फिर लीडर वाली हरकत करें, आप गली मोहल्लों वाली गुफ्तगू मत करें, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी इजी नहीं है किसी के हाथ वो जबान पे आ जाए। तो ये जब आप ये जो आपने फरमाया ना कि सियासत में गुस्सा नहीं होता, ये बड़ी अहम चीज है डॉक्टर साहब। हमने देखा कि जरदारी साहब ने बगैर कोई स्टेटमेंट दिए, बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक अपीयरेंस, बगैर कोई जलसा, बगैर कोई बड़े दावे के, उन्होंने पीछे बैठ के सियासत की और हुकूमत की अक्सरियती उम्मीदवार को हरा के अपना उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी वो भी नून लीग के हाथों जितवा दिया। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो हर वक्त चोर, डाकू, लुटेरा, मिस्टर 10%। तो ये फिर जरदारी साहब वाली जो सियासत है कि पीछे बैठ के सारा खेल खेलो, सामने ही ना हो। लेकिन अमीर अब्बास साहब इसमें एक, अगर हम ये कहें कि जरदारी साहब एक बहुत जबरदस्त मंजूर सियासतदान है, तो फिर उनकी जो एक बाकी प्रोफाइल की चीजें हैं कि उन पे करप्शन के किस किस्म के इल्जाम है, SGSN कोटेक्ना के साथ क्या हुआ, स्विस केसेस उनके क्या थे, किस तरह से वो केसेस नहीं चल सके, कैसे रॉकफोर्ड पैलेस का क्या केस है, उन पे कत्ल के भी इल्जाम हैं, अगवा के भी इल्जाम हैं। तो जब आप उनको, हाँ वो ठीक है वो अनइमोशनल है, इमरान खान जो है वो जज्बाती हैं, वो उनको इतनी इश्तार अंगेज किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको ज्यादा नहीं, बहुत सी जो सख्त किस्म की जुबान है वो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर लीडरशिप के लिए छोड़ देनी चाहिए। और वो प्रोवोकेटिव स्पीचेस करते हैं। अब जरदारी साहब उस किस्म की प्रोवोकेटिव स्पीचेस नहीं करते, ये उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन उनकी क्रिमिनल प्रोफाइल है जो इमरान खान की क्रिमिनल प्रोफाइल नहीं है। तो ये सब चीजों को देख के ही हमें फैसला करना होगा कि पाकिस्तान की पेचीदियां जो हैं वो निजाम की किस किस्म की हैं। तो लीडरशिप तो दूसरी बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब की कोई पब्लिक लीडरशिप तो है ही नहीं है। वो तो बेसिकली सिंध की एक सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पाकिस्तान के मखसूस सेंटर वर्सेस सिंध या पंजाब वर्सेस सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर PPP का वहां होल्ड है। वो कोई लोगों को इंस्पायर तो नहीं करते हैं, वो तो बेनजीर भुट्टो और आसिफ की जो एक इनहेरिटेंस है उसको वो कैश कर रहे हैं मखसूस हालात में। चूंकि सिंध के अंदर भुट्टो खानदान को शहीद समझा जाता है, उनको समझा जाता है कि उनको उनके साथ साजिश हुई है, वो साजिश शायद पंजाब में और सेंटर में की है, वो बैनुल अक़वामी साजिश है। तो इसलिए एक हमदर्दी का वोट है, कैप्चर वोट है जिसको लेकर वो चल रहे हैं। उन्होंने कोई पार्टी नहीं ली, उन्होंने कोई लोगों को इंस्पायर तो नहीं किया। अगर उनको कोई इलेक्शन में ऐसा अपने ऊपर लड़ना पड़े तो उनकी कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। वो एक डिफरेंट किस्म की शख्सियत है, इमरान खान एक डिफरेंट किस्म की शख्सियत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब जो दो यंग लीडर्स इमर्जिंग, एक तरफ से मरियम नवाज, एक तरफ से बिलावल, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपने अपने पेरेंट्स की पॉलिटिकल लेगेसी को। इनके अंदर कोई हमें डिफरेंस नजर आ रहा है? यानी मरियम मुख्तलिफ तर्ज सियासत दिखा रही हो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से, और बिलावल मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टाइल के साथ सामने आ रहे हो आसिफ जरदारी के। फर्क है या सेम थिंग है? देखिए, बिलावल तो निस्बतन ठंडे मिजाज के हैं। वो ठीक है, कभी कभी गुस्से का मुजाहरा करते हैं, और उनकी नेशनल असेंबली का जो क्लिप आपने चलाया उसमें उन्होंने खासी टैश आमेज किस्म की प्रोवोकेटिव बातें की हैं, लेकिन वो जनरली प्रोवोकेटिव नहीं है, वो मैयड बात करते हैं, वो ज्यादा उनमें एक ठहराव है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो भी बात करती हैं वो गुस्से से बात करती हैं, उनमें एक बहुत ज्यादा रिवेंज का एंगल है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत इश्ताल अंगेजी है। वो इदारों के बारे में बात करती हैं। उनकी 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 थिंकिंग बिल्कुल उम्र बिलावल से खासी ज्यादा है। वो शायद 50 बरस के करीब उनकी उम्र है, बिलावल 30 के पेटे में है, अर्ली 30s में। जी, मरियम शायद 45-46 के करीब है। जी, बहुत। तो मेरा मतलब है कि इतनी उनकी उम्र है और उसके मुकाबले में बिलावल जो है वो यंग है, लेकिन वो निस्बतन उनमें ज्यादा ठहराव हमें नजर आता है। राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चूंकि मरियम साहबा के बारे में फरमाया डॉक्टर साहब ने कि वो इदारों के बारे में भी उन्होंने बात की है, तो अभी रिसेंटली जो उन्होंने फिर से ताना दिया है इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो जरा जनरल साहब के सामने रखते हैं, फिर जनरल साहब का कॉमेंट लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो फरमाया, दिखाएं। राइट, जनरल साहब, ये क्लीशे नहीं बनता जा रहा इनकी पॉलिटिक्स में कि जिन्होंने बचाया है, जिन्होंने सेलेक्ट किया है, जिन्होंने ये किया है। अब 176 वोट तो लिए थे ना इमरान खान साहब ने जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद 18 अगस्त को, और इत्तेहादी थे उनके साथ खड़े थे जिन्होंने उनको वोट दिए। आज भी उनके इत्तेहादी थे साथ और उनकी अपनी पार्टी, और उन्होंने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कैसे कोई किरदार अदा हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट का?
देखिए ना, अभी अमीर अब्बास फिर वही बात है। पहली बात तो आप उस औरत की बात कर रही हैं जिसकी मैं किसी लफ्ज को क्रेडिबल नहीं समझता, जो हल्फ पे अदालत में झूठ बोल के फौज डॉक्यूमेंट जमा करा सकती है, जो नेशनल हुकम पे ये कह सकती है कि मेरी न इस मुल्क में कोई जायदाद है, न बाहर कोई जायदाद है, पता नहीं मेरी जायदाद कहाँ से निकाल के ले आती हैं। वो किस चीज़ की बेनिफिशरी है आज हमें भी पता है कि उनके कितने वो प्रॉपर्टीज हैं और कितने उनके शेयर्स हैं, किस तरह वो पनामा में जो बेनिफिशरी हैं उस पूरे प्रोजेक्ट की, ये वो खुद हैं। फिर उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की खुद सियासत में आके, इन सब बातों को तो अगर सामने रखें तो झूठ बोलना, हल्फ पे झूठ बोलना, फौज डॉक्यूमेंट जमा कराना, ये मैं फिर वही कहूँगा कि ये अपने माँ बाप को जब कॉपी करती है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों जनरल्स ने बहुत बड़ी गलती की और उन्होंने जब सियासत को अपनी तर्ज से चलाने की कोशिश की और इस कमाश के लोगों को सियासत में इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम मैं कन्विंस्ड हूँ कि इन लोगों को सियासत में लाकर और प्रेसिडेंट मुशर्रफ और जनरल जियाउल हक ने जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया अपने टेन्योर को प्रोलॉन्ग करने के लिए और जिस तरह का तर्ज सियासत इस मुल्क में राइज किया, वो जितना भी उसके ऊपर तनकीद किया जाए, जितना उसको कंडेम किया जाए, इतना कम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर मार्शल लॉ लगाया था तो फिर मार्शल लॉ लगा के क्लिनजिंग करते जिस तरह मार्शल लॉज में होती है। लेकिन ये इस मुल्क की ट्रेजेडी है कि सियासतदान आके डिक्टेटर्स बन जाते हैं और डिक्टेटर्स आकर सियासतदान बन जाते हैं और ये कवा हंस की चाल चल रहा है न जाने कितने सालों से, जब से हमने होश संभाली है, यही देख रहे हैं। अब जब 12 साल से आर्मी ने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया है और वो टेक ओवर नहीं किया डिस्पाइट सो मच ऑफ प्रोवोकेशन, तो अब जिस तरीके से अभी भी चंद रोज बाद सियासत होने वाली है, अब आप मुझे बताएं ये इस मुल्क को इन एनवायरमेंट के अंदर आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। कल अगर सेनेट में यही जो MQM वाली लीडरशिप इधर वोट देकर गई है, वो जाके यूसुफ रजा गिलानी को मिल रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी किस कमाश का इंसान है, इस पे पहले बात बहुत हो चुकी है। अब बात यह है कि अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाता है और मुस्लिम लीग नून का जो है नायब चेयरमैन बन जाता है, तो आप मुझे बताएं इस मुल्क में कितना बड़ा सियासी स्टेलमेट होने जा रहा है, जो इस मुल्क को किसी तरफ कानून साजी की तरफ नहीं जाने देगा, रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाने देगा। और ये इस मुल्क में अदारों में रिफॉर्म्स ना करना इतना बड़ा जुर्म है कि ये हमें पता नहीं कितने साल पीछे धकेल देगा उस एनवायरमेंट में, जबकि अफगानिस्तान में सिचुएशन वोलेटाइल है, ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, मुईशत की वजह से जो कुछ इस मुल्क और कोविड की वजह से जो कुछ हो रहा है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत थी। अदारों को न बनाकर, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स ना करके, जुडिशियल रिफॉर्म्स ना करके, इसमें तो जनरल साहब पर इमरान खान साहब गिल्टी हुए ना, इसमें तो इमरान खान साहब का कसूर है ना, जिनके पास 10 साल थे नहीं, या जिसमें अभी जो आपने अमीर अब्बास क्लिप सुनाया है बिलावल का जी, पहले दिन पहला जलसा, पहला हल्फ जिस दिन उन्होंने उठाया और ईवान में आए इमरान खान, उस दिन दूसरी तरफ से सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के नारे लगने शुरू हो गए और पहले दिन से मुखातिब ही इस बिलावल ने उन्हें एज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किया। हम बात कर रहे हैं ना कि औलाद किससे सीखती है, वो कभी नाने की स्पीचेस लगाकर सुनता है तो नाना बन जाता है, माँ की स्पीचेस रुकता है तो उनका माँ बन जाता है और अपनी पर्सनैलिटी को भी कंफ्यूज कर बैठा है। जुल्फकार अली भुट्टो ने बंगालियों को किस लैंग्वेज में एड्रेस किया था जलसा आम में, वो दोहराने के काबिल भी नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में ये गंदी लैंग्वेज और गैर इखलाकी लैंग्वेज का रिवाज तमाम सियासतदानों ने डाला है, तमाम। सही है, इसमें नवाज शरीफ ने बेनजीर को जलसा आम में किस लैंग्वेज से एड्रेस किया था, बिल्कुल अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली औरत, बिल्कुल का, बिल्कुल तो का। और फारूक लगारी साहब लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो नीचे यही रिवायत जाएगी। बिल्कुल सही, छोटी जहरी में उन्होंने ये खड़े होकर कहा था, बिल्कुल सही कह रहे मोहसिन बेग साहब। सर ये जो जनरल साहब ने फरमाया कि रिफॉर्म्स और ये सब, अब कल जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उनको खालिद मकबूल सिद्दीकी उनके इत्तेहादी, उन्होंने कल उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है, आपको नई जिंदगी मिली है, अब ये कर्ज है जो कर्ज आपने चुकाना है।
और कर्ज चुकाने का मतलब यह कि आप डिलीवर करें जो वादे थे आपके। अब बात तो यहां आके खत्म हो गई ना कि आप परफॉर्म भी तो करें ना कुछ कम से कम। आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले तो जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था माजरत के साथ। सारा ब्लेम, क्योंकि जब आप पॉलिटिशियंस इस किस्म के क्रिएट करेंगे, जैसे शेख रशीद कहता है ये सब लोग GHQ के गेट नंबर 4 से निकले हैं, तो फिर आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप जेन्युइन लीडरशिप को कभी आने ही नहीं देते इस मुल्क में। और जहां तक मरियम नवाज ने कल इल्जाम लगाया, बिसाइड एवरीथिंग सबको पता है कौन इन्वॉल्व था। और ये जो मीटिंग की गई फौरी तौर पर नेक्स्ट डे गलानी के इलेक्शन के ऊपर, तो देखिए चीजें अगर कोई ना बोले, कोई ना बताए, खौफ इतना है, सेंसरशिप है, लेकिन सबको पता है। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा या किसी को मालूम नहीं है कि बिहाइंड द सीन कौन काम कर रहा है। रियासत के जो इदारे हैं वो किसी शख्स को, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो रियासत के इदारे हैं। जब आप एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो दूसरा हरीफ जो है वो आपके ऊपर नेचुरली तनकीद करेगा, क्योंकि वो रियासत के इदारों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस चीज को तो छोड़ दीजिए कि लीडरशिप, मैं तो पहले कहता हूँ लीडरशिप बनने ही नहीं दी गई, लीडरशिप आने नहीं दी गई जेन्युइनली। तो मकसद ये है कि आया हमने यही हालात बरकरार रखने हैं और इस मुल्क को आगे अगली नस्लों के लिए यही तोहफा देके जाना है, या हमने कुछ सीखना है? जनरल साहब मेरे ख्याल कोई इख्तलाफी नोट देना चाह रहे हैं यहाँ पे। जनरल साहब कोई इख्तलाफी नोट देना चाह रहे हैं। सर मैंने उनकी बात में तो इंटरप्ट नहीं किया ना, मेरी बात भी सुन ले फिर वो बोल। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। जी 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 आप बोल रहे सर। अमीर साहब अगर वो बोल रहे तो जी बेग साहब आप वो कह रहे हैं, आप मुकम्मल कर ले अपनी बात। यह है कि जी हम अगर पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं, और मैं समझता हूँ जनरली करते हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं जो कोई आप निकालें तो मेरा ख्याल में 10 घंटे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और हर पॉलिटिशियन की बात निकाल लीजिए। मकसद ये है कि रियासत के अदारों ने भी सोचना है कि इस मुल्क को हमने कैसे आगे लेके जाना है, और अपना जो बिहेवियर है या अपना जो उनका काम है उस पर भी ध्यान दीजिए। ये मुल्क उनका नहीं है, हम सबका है जो इसमें रहते हैं। हमारी भी स्टेक्स उतनी है जितनी उनकी है। राइट, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब कल प्राइम मिनिस्टर ने फिर से मदीना की स्टेट का जो उनका विजन है उसको उन्होंने दोबारा से रिवाइटलाइज करने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल मिसालें दी। मैं आतुश जनरल साहब, मैं जरा डॉक्टर साहब से एक सवाल कर लूं। तो हमने कल ही देखा कि तफसीली फैसला आता है फैसल वाडा साहब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, और उस तफसीली फैसले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रही है कि बादियो नजर में यानी प्राइमा फेसी इन्होंने झूठा अल्फनामा जमा करवाया, झूठ बोला, और ये केस को जानबूझ के जनवरी 20 से लेकर मार्च 21 तक लटकाते रहे ताकि ऐसी नौबत आ जाए ये बचकर निकल जाए। तो अब ये तो प्राइम मिनिस्टर का विजन नहीं था जो वो हमें बताते थे कि उनके लोग इस तरह का काम करेंगे। अभी वैसे मैं थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के विजन की वजाहत कर दूं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर उसको एक मजहबी किस्म की टर्म इस्तेमाल करते हैं मदीना की रियासत का कह के। वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल उसमें गिमिक है, और वो गिमिक ये है कि चूंकि इस मुल्क में बहुत ज्यादा मजहबी जज्बात पाए जाते हैं, और ये बेसिकली रिलीजियस किस्म की सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और वैसे भी पॉलिटिक्स में आप जो भी प्रिवेलेंट फिलॉसफी होती है, वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, अगर उसको आप रेफर करते हैं तो आपको सियासी फायदा होता है। लेकिन असल में जो चीज कहना चाहते हैं मदीना की रियासत में, रिलीजियस सोसाइटी नहीं है, न रिलीजियस मोरालिटी की बात है, वो बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, जैसे सेहत कार्ड है, जिसके अंदर एक वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी का 3 मरले का घर जो है वो बनना चाहिए, उसके पास मॉर्गेज फैसिलिटी होनी चाहिए यूरोप की तरह, तो उसके पास हेल्थ हो, उसके पास एजुकेशन हो, उसको स्किल फोर्स हो, जॉब क्रिएशन हो। वो बेसिकली मदीना की रियासत उन डायरेक्शन में कहते हैं। अभी और बात है कि उसकी जो डिस्कशन होती है सियासी हलकों में, जो उस पर भक्ति कसी जाती है, जो मीडिया में डिस्कशन होती है, वो ऐसी होती है कि मदीना की रियासत के अंदर जो इखलाकी स्टैंडर्ड थे आज से 1500 बरस, शायद वो रिक्रिएट होंगे। देखिए वो तो रिक्रिएट नहीं हो सकते, वो जमाना जो है वो एक डिफरेंट जमाना है। कहाँ एक यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पीस बी अपॉन हिम, वो शख्सियत हो, वो लोग उनके एक मजहब हो, एक छोटी सी बस्ती हो, एक पॉलिटिकल या मॉरल ऑर्डर हो, और कहाँ उससे 1500 बरस के बाद एक कायोटिक
बैडली परफॉर्मिंग इकोनॉमी हो, साउथ एशिया की गरीब मुल्क हो, बहुत अंडर एजुकेटेड हो और जिसमें इफेक्टिव एजुकेशन ना हो, वहाँ मतलब ये कंपैरिजन बनता नहीं है। वो बेसिकली वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सियासी फायदा उठाने के लिए उसको उन्होंने उसके साथ मजहब की टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है। मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो जिस तरह हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी आज के जमाने में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को हम देखते हैं, तो आपको कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब वेलफेयर स्टेट के हवाले से रियासत मदीना की टर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं ब्रेक के बाद आप ही से इस पर पूछना चाहूंगा, लेकिन ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो उसूलों के ऊपर समझौता कर लेना, ये जो अपने लिए और उसूल रखना, दूसरों के लिए और उसूल रखना, इसको फिर हम किस स्टेट या किस मॉडल ऑफ इमरान खान में हम स्टडी कर सकते हैं? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले इमरान खान साहब जो रियासत मदीना बनाने की ख्वाहिश की बात करते हैं, तो उस पर डॉक्टर मुईद साहब ने फरमाया कि रियासत मदीना इमरान खान साहब का शायद कहने का मतलब है वो सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी की वैल्यूज जिसमें रियासत माँ का किरदार अदा करती है अपने शहरियों के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जो अब यू टर्न लेना बहुत ज्यादा, जो माजी में वो कहते रहे, जो उनकी तालीमात थी इमरान खान साहब की कि ऐसा हुक्मरान होना चाहिए, ये उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, ये उसका बेंचमार्क या यार्डस्टिक होनी चाहिए, अब उसके ऊपर जब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल डेविएट करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसको फिर हम किस नजर से देखें सर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे डॉक्टर साहब। देखिए, इमरान खान को अगर हमें समझना है तो हम उसको पाकिस्तान की मखसूस सियासत और माशरे की जो कदरें हैं उसके अंदर ही हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी वैक्यूम से तो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब यू टर्न की टर्म उनके ऊपर लग गई है, लेकिन सियासत में जितने भी पाकिस्तान में सियासत में लोग गुजरे हैं, उनमें कुछ कुछ अरसे के बाद अपनी पोजीशन, मौकफ और अपने उसमें तब्दीली की है। इसी चीज को आप देखें कि लोगों ने एक पार्टी से अपना सफर शुरू किया, चंद बरस चले गए, उसके चंद बरस के बाद वो एक और पार्टी में चले गए, उनकी रीबर्थ होती रही, नई नई उन्होंने बातें की, तो वो सब चीजें जो है वो यूटर्न ही है। और इमरान खान में भी उसी किस्म की कमजोरियां हैं जैसे कि पाकिस्तानी माशरे में है। उनको वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, उनका कंपैरिजन आपको इसी पॉलिटिकल ढांचे के अंदर ही करना होगा। हम उनको मदीना की कसौटी पे या स्कैंडिनेविया की कसौटी के ऊपर तो हम उनको नहीं कर सकेंगे, फंक्शन भी नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स यहाँ स्कैंडिनेवियन वैल्यूज लेकर आ जाएगा तो वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और इनफैक्ट इमरान खान की जो इस वक्त की मौजूदा दुश्वारियां और कमजोरियां या फेलियर्स हैं, उसकी बहुत बड़ी को समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान ने ओवर कमिट कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि 5 बरस के अंदर हम 1 करोड़ के करीब नौकरियां क्रिएट कर लेंगे, हम 50 लाख घर जो हैं वो बना देंगे। उनका एक ख्याल था कि मैं जब मांगूंगा पैसे तो डायस्पोरा जो है वो दबा के अरबों डॉलर जो है वहां से भेज देंगे। उनका ख्याल था कि सिर्फ करप्शन वो अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा, और पहले कैसे कर लूंगा, वो एक भी कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, तो उससे इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, वेलफेयर स्टेट खड़ी हो जाएगी। आपने देखा, आपने बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर रखी सामने। लेकिन सर मेरा फिर एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब के ये तो वाकई बड़े बड़े जाइजेंटिक टास्क थे जो जिनका अचीव ना कर लेना हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि इतना आसान नहीं था। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैंने केस रखा आपके सामने एक लिटमस टेस्ट के तौर पे कि आप अपनी पूरी हुकूमत के ऊपर एक शख्स फैसल वाडा साहब को आपने किस तरह कौमी असम्बली से निकाल के आपने सेनेट में बिठाया, सबको पता है कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। तो एक शख्स को आपने इतना अपने लिए इंडिस्पेंसिबल बना दिया कि वो आपकी पूरी पॉलिटिकल कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अमीर, मुझे ये नहीं पता कि फैसल वाडा ने जब अपने कागजात जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन के 2018 के इलेक्शन के लिए, तो उस वक्त वो एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर चुके हुए थे अमेरिका से अपनी नेशनलिटी खत्म करने का, या ये कि उनकी या शुरू ही नहीं किया था? नहीं सर, वो शुरू कर चुके सर, वो मैं आपको बता देता हूँ डेट्स, वो शुरू कर चुके थे। 11 जून को जब उन्होंने अपना फॉर्म फिल किया नॉमिनेशन पेपर का, तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो डुअल नेशनल नहीं है, जबकि वो उस वक्त तक यानी ऑन पेपर्स वो डुअल नेशनल थे, और उनकी जो दूसरी नेशनलिटी है वो खत्म हुई है शायद 26 जून को जाके।
जी, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मुझे भी आपने बताया, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन दिस। देखिए, अगर फैक्ट्स ये हैं कि वो प्रोसेस शुरू कर चुके हुए थे, वो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया, तो चूंकि हमारे कानून इस किस्म के बने होंगे कि शायद उसको खत्म होना जरूरी था, उन्होंने सोचा इंडियन प्रोसेस की खत्म हो जाएगी, जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या चंद हफ्तों में खत्म हुई, क्योंकि नेशनलिटी खत्म करवाने में बड़ी देर लगती है। और पाकिस्तान की नेशनलिटी खत्म करने में तो महीने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनको इंडिया ट्रैवल करना होता है, उनको अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म करनी होती है। मैं ऐसे केसेस से वाकिफ हूँ और उनको महीने लग जाते हैं खत्म करने में। तो वहां भी ऐसा ही होता है, ब्रिटिश या अमेरिकन नेशनलिटी को खत्म करने में देर लगती है। तो प्राइम मिनिस्टर के नजदीक ये चीज होगी कि एक ऐसा शख्स जिसने उनकी पार्टी के साथ वो 10, 15, 20 बरस से खड़ा है, उसने उसकी फंड रेजिंग की है, एक लॉयलिस्ट है, उसका असल में जुर्म में मेंजरी है, उसमें इंटेंशन फ्रॉड करने की है, या वो एक लॉज की कॉम्प्लेक्सिटी में और पेचीदगी में फंस गया। अगर आप उसको उस सब्सटेंस देखें चीज का, तो फैसल वाडा ने शायद कोई जुर्म नहीं किया, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में फंस गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी पे कोई, ये नहीं मतलब वो एक लॉज की कॉम्प्लेक्सिटी है, टेक्निकलिटी है, पाकिस्तान में जो डिबेट होती है क्लैरिटीज की सारी डिबेट। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया तो सब कह रहे हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सकते। सब्सटेंस क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को चोट लग गया, एक सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत मुनासिब था, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने दोबारा वो चले गए अपनी असेंबली के सामने, अपने आपको असेंबली की मिजली सिस्टम पे छोड़ दिया। वो सब्सटेंस की है। अब टेक्निकलिटी ये है कि 97/1 या 79/1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके तहत वो ये मूव नहीं कर सकते थे। रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ने डिटर्मिनेशन करना था कि ये एतमाद खो चुके हैं। यस, ये टेक्निकलिटी है। मतलब आप कह रहे हैं लेटर एंड स्पिरिट में जो एक फर्क होता है, कानून लिखा हुआ कुछ आ रहा है, उसके पीछे अगर स्पिरिट कुछ आ रहा है। जनरल साहब, अब टेक्निकली अगर देखें तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि फैसल वाडा साहब का केस ठीक है, वो पहले अप्लाई कर चुके हुए थे और वो डेट्स अवेलेबल है, उन्होंने सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन जो रिटन लॉ है, पर लॉ इज लॉ। फिर ये अगर आज फैसल वाडा साहब के लिए ये गुंजाइश निकाली जाती है, तो फिर कल को तो कोई भी किसी भी सिनेरियो में लॉ और स्पिरिट में के फर्क होगा, फिर लोग किसके साथ खड़े होंगे? तो लॉ इज लॉ। लॉ तो कहता है कि जिस दिन आप अपना हल्फ दे रहे हैं, आप उस दिन लिख रहे हैं कि मैं डुअल नेशनल नहीं हूं, बट ऑन पेपर्स आप डुअल नेशनल हैं। अमीर अब्बास, इस सवाल के जवाब से पहले मैं मोहसिन बेग की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं जो उन्होंने कही है, एंड आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। पहली बात ये उन्होंने कही कि अदारों को चाहिए, और उनका इशारा आर्मी और ISI की तरफ है, कि वो अपने काम पर ध्यान दें और अपना काम ठीक तरीके से करें और सियासत में मुदाखलत न करें। पहली बात यह है कि इस सवाल के जवाब में मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी एंड इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो ना अपने काम से गाफिल है, ना उन्होंने लेट डाउन किया है। वो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर हो या दहशत गर्दी हो या कुलभूषण जाधव जैसे जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनको काउंटर करना, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया है, एंड दे हैव मेड अस ऑल प्राउड। हमने जितनी शहादतें देकर इस मुल्क को दहशत गर्दी से निकाला है, उस चीज को नोबडी कैन विश इट अवे कि वो अपने काम पर ध्यान दे। एक तो ये गलत बात है जिसको आई हैव रिस्पॉन्डेड। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब आर्मी और ये अदारे, उन्होंने कहा जब स्टेट के अदारे वो कहना चाहते थे, उनको कह देना चाहिए, आर्मी की वो बात कर रहे हैं, एज आई टेक इट। उन्होंने ये कहा कि जी जब वो एक पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर इस तरह का रिएक्शन आएगा। पार्टी में जब कोई पार्टी इलेक्ट होके आ जाती है और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा लेता है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, और इंस्टीट्यूशन की ओबीडियंस आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और मैं पहले कंडेम कर चुका हूं जो 2 टेक ओवर्स हैं, जहां 2 प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करके टेक ओवर किया गया, मैं उसको पहले कंडेम कर चुका हूं। वो एक गलत तारीख है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये देखें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जिनको बहुत बड़े वो सियासी शहीद बने हुए हैं, उनके कहने पर मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आर्मी ने वो काम किया है जो पाकिस्तान किसी भी दुनिया की आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वापडा की चोरियां और रिकवरी पकड़ने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क में फौज को लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने, और आर्मी गई, ये काम किया। फिर उन्होंने नहरों में से कीचड़ निकालने के लिए एक कॉम्बैट आर्मी को, एक प्रोफेशनल आर्मी को इस्तेमाल किया। सर, उसको तो कोई भी घटिया एम्प्लॉयमेंट थी, उसका तो कोई भी इनकार नहीं करता। मैं खुद उस वक्त यूनिट कमांड कर रहा था। अच्छा, मैं ये कहना ये चाहता हूं
कि जब प्राइम मिनिस्टर अदारों को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जब जनरल जहांगीर करामत ने एक बात सिर्फ कही थी, उन्होंने कहा था हर न्यूक्लियर रियासत में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है फॉर डिसीजन मेकिंग, ये एक नॉर्म है, पाकिस्तान में होनी चाहिए। उस शख्स के जहन में इतना खन्नास था कि उन्होंने उसका इस्तीफा मांग लिया कि जब मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुखालफत की है तो आपने एनडीसी के लेक्चर में ये बात क्यों कही है, आप सर्विस छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। तो एक तरफ तो वो इस तरह का खन्नास लेके आते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना आर्मी की आईनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, और वो जो कर रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो अदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल मत करें, ना करें, और वो जो उसका डिटरमिन्ड रोल है उसी की हद तक उसको महदूद रखा जाए। बिल्कुल ठीक। मोहसिन बेग साहब, सर आप जारी बात है, अब आप जो जनरल साहब ने फरमाया आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, इस पे भी करना है। और फैसल वाडा साहब के ऊपर भी, चूंकि वो भी कल से एक इशू बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, ऑपोजिशन बहुत शोर मचा रही है। पहली बात तो ये अमीर अब्बास जो जनरल साहब ने तशरीह की है मेरी बात की, मैं तो आर्मी का, मेरी आर्मी है, ये आर्मी में सर्व करते हैं, मैं उसको प्राइड लेता हूँ। मकसद ये, मैंने आर्मी की तो बात ही नहीं की। मैं हमेशा कहता हूँ आर्मी सेपरेट है, जो प्रोफेशनल है। जो एजेंसीज हैं उनका रोल जनरल साहब अदारों की तो बात कर रहे थे। मैं 32 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मुझे बहुत रोल पता है और मुझे पता है कि कौन किस तरीके से ऑपरेट करता है। मेरा मकसद कहने का ये था कि मरियम नवाज ने जो बात की है, उनका माजी मैं नहीं गिनना चाहता, मैं पीपल्स पार्टी का माजी नहीं गिनना चाहता, या करंट गवर्नमेंट का माजी नहीं। मैं ये कहता हूं कि जब आप एक फरीक को बजाय सपोर्ट करेंगे तो दूसरा फरीक नेचुरली क्रिटिसाइज करेगा हमारे रियासती अदारों को, जो कि मुनासिब नहीं, जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे कहते हैं हमारा नाम ना लो, उस नाम लेने की नौबत क्यों आई, मैं ये कहता हूं। लेकिन मोहसिन भाई बहस ये है, मोहसिन भाई बहस ये है, जनरल साहब ये फरमा रहे हैं कि फौज कोई सपोर्ट नहीं कर रही, फौज तो अपनी ड्यूटी कर रही है कि वो हुकूमत को। पहली बात तो ये है अमीर अब्बास के उन्होंने गलत तशरीह की है मेरी बात की। मैं ये दूसरी बात कर दूं कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए जब रियासती अदारे क्रिटिसाइज किए जाएं तो रियासत कमजोर होती है। सही है। और वो आज हम देख रहे हैं, जो देखें पंजाब में जब हमारे रियासती अदारों के खिलाफ बात हो तो मायूब है, पूरा पाकिस्तान देखता है उसको। अब आ जाए वाडा साहब की बात के ऊपर, देखें डॉक्टर मोहित ने बेहतर एक्सप्लेन किया। एक इंग्लिश में कहावत भी है, डोंट ब्रेक द लॉ, जस्ट प्ले विद द लॉ। तो दे आर प्लेइंग विद द लॉ। और उन्होंने सुबह जाके वोट डाला और एग्जैक्टली 15 मिनट बाद मैं खुद देख रहा था, हमारे अदारे से भी मुझे टिकर आ गया कि उन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया कि जी मैंने तो रिजाइन दे दिया। दिस इज अ ट्रिक, यू प्लेइंग विद द लॉ। आई डोंट केयर कि आप टेक्निकलिटीज में फंस गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आपका वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीरजादा, मोहसिन बेग साहब, जनरल एजाज अमान साहब। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।